चैप्टर नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर। मैम कहाँ से पढ़ाओगे? बता रही हूँ बेटा, पेज नंबर H12, पेज नंबर H12 ओपन कर लो बेटा। बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कर लिया बच्चों? जिन बच्चों ने सैटरडे यस क्लास ज्वाइन की थी उन्हें तो मालूम ही है हमने कहाँ पर छोड़ा था। अब हमने इसमें पढ़ा था कल, पेज नंबर जो हमने H11 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में किस प्रकार से झगड़े होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, जो ब्रिटिश है वो अपनी जो भी वो फैक्ट्रीज बना रहे थे उसे फोर्टिफाइड कर रहे थे, अपनी जो जगह थी उनकी उसे किलेबंदी कर रहे थे। लेकिन जो वहां का नवाब था बंगाल का, वो चाहता था कि जो ब्रिटिश है वो अपने इस किले को तोड़े, इस जो भी दीवारों को बना रहे हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची, इन्हें वो हटाएं। लेकिन ब्रिटिश की पावर बढ़ती जा रही थी और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो अपने इन किलों को हटाएंगे नहीं। अब देखिए, when the company officials in Madras came to hear about the news of the fall of Calcutta, कह रहा when the company officials, जब कंपनी के जो अधिकारी थे मद्रास के अंदर, ठीक है, came to hear about the news of fall of Calcutta, जब उन्होंने सुना कि कोलकाता जो कि एक विलेज था जहां पर ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी, कि वहां पर जब वो किलेबंदी कर रहे थे तो बंगाल के नवाब ने मना कर दिया और उसने उसे तोड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन उन्होंने मना कर दिए। लेकिन जो ब्रिटिश के जो बाकी के लोग थे, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे, जो व्यापारिक अधिकारी थे, जो कि मद्रास में रहते थे, मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो बेटा जब उन्होंने इस न्यूज को सुना कि कलकत्ता को अब हटाया जा रहा है, कलकत्ता को जो फोर्टिफाइड किया गया था उसे सरकार ने वहां से हटाने का ऑर्डर दिया है, दे सेंट अ लार्ज नेवल फ्लीट अंडर द कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव एक कमांडर था, रॉबर्ट क्लाइव, उसके अंडर एक बहुत बड़ा नौ बेड़ा भेजा। नौ सैनिक बेड़ा समझते हैं, समुद्री बेड़ा भेजा और उसमें बहुत सारे सैनिक आए ब्रिटिश। नेगोटिएशन विद द नवाब, नेगोटिएशन होता है मोल भाव, सरकार से मोल भाव किया। हैविंग फेल्ड, वो सब फेल हो गया। रॉबर्ट क्लाइव डिसाइड, अब जो रॉबर्ट क्लाइव कमांडर बनकर आया था, रॉबर्ट क्लाइव का पिक्चर दे रखा है, आप देख रहे हैं ना। रॉबर्ट क्लाइव ने डिसाइड किया टू एलिमिनेट सिराजुद्दौला, कि वहां का जो शासक है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसे वहां से एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। देखो बेटा ब्रिटिश की पावर कितनी बढ़ गई। एक तो वो व्यापारी बनकर आए, सरकार से परमिशन लेकर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वो इतने पावरफुल होने लगे कि उन्होंने अपना जहां भी वो काम धंधा करते थे उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई। जब वहां के नवाब ने रोका तो अब क्या हुआ, मद्रास से भी और अधिकारी आ गए रॉबर्ट क्लाइव के अंडर और सरकार से मोल भाव किया। जब सरकार नहीं मानी तो रॉबर्ट क्लाइव ने ठान ली कि अब वो सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाकर ही मानेंगे एंड रिप्लेस हिम विद सम पर्सन, और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बदल देंगे, मतलब बंगाल का नवाब किसी ऐसे व्यक्ति को बना देंगे ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल का नवाब, बंगाल का सिंहासन दिया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, whom the British could easily use their policies, ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं अपनी पॉलिसीज का आराम से यूज कर सके। मतलब वो चाहते थे हमारा ही कोई व्यक्ति, हम किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बना दें जो कि बस एक कठपुतली की तरह काम करे, जो हम कहें बस मानता चला जाए। ही कंस्पायर्ड, तो उन्होंने षड्यंत्र किया, रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र किया with some leading man of the Nawab court in order to place Mir Jafar on the throne of Bengal। अब क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो कोर्ट में उसके जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे सिराजुद्दौला के, मंत्री जो थे, जो उसके नवाब के व्यक्ति थे, अब उन्हीं को ही अपने अंडर कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सिराजुद्दौला के ही व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला लिया जाए। अब इसमें किसने साथ दिया, सम लीडिंग मैन ऑफ द नवाब कोर्ट, राजा के ही दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लेस मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, अब वो चाहते थे उसमें मीर जाफर एक नाम का व्यक्ति था और रॉबर्ट क्लाइव का मानना था कि सिराजुद्दौला को रिप्लेस कर अब हम मीर जाफर को वहां का नवाब बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम मीर जाफर के साथ साथ राय दुर्लभ,
टू ग्रेट जनरल ऑफ नवाब, ये दो नवाब थे, एक मीर जाफर था, एक राय दुर्लभ था, एंड माणिक चंद। माणिक चंद क्या था? एक माणिक चंद था, एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा, जो कि कैलकाटा के ऑफिस इंचार्ज थे, अमी चंद, रिच मर्चेंट, एक बहुत बड़ा मर्चेंट व्यापारी था, एंड द जगत से, ये सभी व्यक्ति साथ हो गए, एंड द बिगेस्ट बैंकर ऑफ द बंगाल, और बंगाल का सबसे बड़ा जो बैंकर था वो वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेंसी, वो सब इस षड्यंत्र का हिस्सा बने। मतलब जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को ही हटाने की कोशिश की तो उसने राजा के ही व्यक्तियों को, नवाब के ही व्यक्तियों को अपनी तरफ कर लिया, जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, और सिराजुद्दौला को वहां से हटाने का षड्यंत्र बनाया। Having made all preparation, उसने सारी की सारी प्रिपरेशन की। The British force meet with the नवाब, तो ब्रिटिश की जो फोर्स थी वो नवाब की फोर्स फौजों से मिली, सेना से, एट द प्लासी नाम की जगह पर। प्लासी एक गांव था वहां का, 65 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द कैलकाटा, जो कि कैलकाटा से 65 किलोमीटर उत्तर की तरफ था। कौन सी डेट को? ऑन 3 जून 1757, सॉरी। जो प्लासी का युद्ध, इसे प्लासी का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लासी नामक स्थान पे हुआ, 1757 में हुआ, और राइट डेट दे रखी है 23 जून। 23 जून को 1757 के अंदर नवाब की जो सेनाएं थी वो ब्रिटिश की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ओनली इन द नेम, बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ इसी राजा के नाम पर लड़ा गया, बिकॉज ऑन द नवाब साइड, क्योंकि नवाब की साइड से देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल सोल्जर्स, राजा के कुछ ही वफादार सोल्जर्स रह गए थे, बाकी सब तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिए। ठीक है, कुछ ही रह गए थे, उनमें क्या नाम है उनका, जो राजा के लॉयल थे, जो नवाब के वफादार थे। ठीक है, मीर मदान मोहन लाल फॉट ब्रेवली, जो कि बहुत बहादुरी से लड़े, ड्यू टू द ट्रेचरी होता है विश्वासघात, इसी विश्वासघात के कारण मीर जाफर और राय दुर्लभ, द नवाब लॉस्ट द बैटल, मीर जाफर और जो राय दुर्लभ ने राजा के साथ विश्वासघात किया। जब राजा ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो युद्ध में आकर युद्ध करें, तो वो राजा की तरफ से नहीं खड़े हुए बल्कि ब्रिटिश की तरफ से खड़े हुए। इस विश्वासघात के कारण क्या हुआ, जो नवाब था वहां का बंगाल का सिराजुद्दौला, वो इस युद्ध को हार गया। सिराजुद्दौला फ्लीड वहां से भाग निकला, बट वॉज कैप्चर्ड, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, एंड किल्ड, और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सिंपल सी बात समझिए, बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ? जो बंगाल में राजा रियायतें प्रदान कर रहा था व्यापार में ब्रिटिश लोगों को, उसके कारण ब्रिटिश लोगों की पावर बढ़ गई। अब वो अपने एरिया में किलेबंदी कर रहा था, लेकिन राजा उनकी पावर को रोकना चाहता था बढ़ती हुई, तो उसने ये कहा कि ये किलेबंदी को यहाँ से हटाया जाए। अब किलेबंदी को हटाना उनसे मंजूर नहीं हुआ, और मद्रास से भी और अधिकारी यहाँ पर आ गए, और उन्होंने राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, और उसी के दरबार के काफी व्यक्तियों को अपनी तरफ कर लिया। अब वो सिराजुद्दौला की बजाय एक ऐसा नवाब चाहते थे जो उनके अकॉर्डिंग काम करे, और उन्होंने सोचा कि अब वो मीर जाफर को यहाँ का नवाब बनाएंगे। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लासी के स्थान पर 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ, और नवाब की तरफ से उसके कुछ थोड़े बहुत ही वफादार जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो भी मारे गए, और लास्ट में सिराजुद्दौला वहां से भाग निकला, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश लोग यहाँ पर जीत गए, और यहाँ का नवाब कौन बना दिया गया बेटा, बताइए किसे बनाया यहाँ का नवाब सिराजुद्दौला के बाद? एनीवन बताइए, रितेश बताइए किसे बनाया गया प्लास्टिक का नया नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर को, वेरी गुड। अब देखिए रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। अब जो ये प्लासी का युद्ध हुआ, इसका क्या रिजल्ट सामने आया वो देखिए, रिजल्ट क्या निकला इसका। द बैटल ऑफ प्लासी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में जो प्लासी का युद्ध है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। इट बिकम फेमस, ये बहुत ही फेमस एक बैटल है, एज इट इज वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन द इंडिया, क्योंकि ये भारत में ब्रिटिश कंपनी की सबसे बड़ी पहली जीत थी। इससे पहले उन्होंने वो सिर्फ परमिशन लेकर फैक्ट्रीज बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक नवाब को हरा दिया, और पूरा का पूरा जो बंगाल था उनके हाथों में आ गया, क्योंकि उन्होंने वहां पर मीर जाफर को नवाब बनाया ताकि वो उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करे जिसके लिए सिराजुद्दौला उन्हें मना कर रहा था।
तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। paved the way for British conquest of the whole India. कह रहे paved, इसने रास्ता साफ कर दिया किसका? ब्रिटिश की कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश की जीत का, of the whole India, पूरे के पूरे इंडिया पर, पूरे के पूरे इंडिया पर ब्रिटिश लोगों की जीत का रास्ता साफ हो गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 सालों में लगभग वो पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे। इट बूस्टेड द ब्रिटिश प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब ब्रिटिश की जो प्रतिष्ठा थी वो और बढ़ गई। ठीक है। द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, बंगाल में जो बहुत ज्यादा, बंगाल एक साधन संपन्न राज्य था, सभी बहुत पैसा था बंगाल में, वो सब रिसोर्सेज अब ब्रिटिश को मिले। नाउ एट द डिस्पोजल ऑफ ब्रिटिश, अब ब्रिटिश लोग अब उससे अपना व्यापार करना चाहते थे। बंगाल से उन्हें पैसा मिल रहा था, बंगाल से उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने लगा, व्यापार में बहुत सुविधाएं मीर जाफर ने प्रदान करी। अब इतना पैसा आ गया कि वो अपने सारे काम, सारी व्यवस्थाओं को उससे करने लगे। which was decisive factor in the fight against the French in the south, कह रहे एक निर्णायक फैक्टर था against the French in the south, कि साउथ में फ्रेंच लोगों को भी वहां से बाहर कर दिया। कॉम्पिटिटर थे जो सारे के सारे खत्म कर दिए। बंगाल उनके अधिकार में आ गया। बंगाल का जो राजा था मीर जाफर, वो उनके हाथों की कठपुतली था। ठीक है। अब बंगाल से उन्हें काफी पैसा मिलने लगा, जिसके कारण वो उसका अपनी पावर को और बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करने लगे। मीर जाफर वॉज प्रोक्लेम्ड द नवाब ऑफ बंगाल, अब घोषणा कर दी गई कि बंगाल का नवाब बनाया जाएगा मीर जाफर को। एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अनुसार मीर जाफर ग्रांटेड टू कंपनी, मीर जाफर ने कंपनी को क्या ग्रांट किया, क्या प्रदान किया? उन्हें कहा था कि हम मीर जाफर को तो वहां का नवाब बनाएंगे, लेकिन बदले में मीर जाफर उन्हें क्या देगा, वो देखिए। मीर जाफर ने कंपनी को दिया क्या राइट दिया? टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर जो वो व्यापार करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। टैक्स फ्री उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल गई बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। द कंपनी वाज रिसीव्ड जमींदारी ऑफ 24 परगानास नियर द कलकत्ता, और कलकत्ता के 24 परगाना जमीन पर, जमीन का माप होता है ये, 24 परगाना जमीन से उन्हें जमींदारी का अधिकार भी दे दिया मीर जाफर ने, क्योंकि उन्होंने सौदा किया था मीर जाफर से। मीर जाफर ने क्या क्या दिया? एक तो टैक्स फ्री वो व्यापार करेंगे, ब्रिटिश लोगों को बहुत फायदा हुआ। दूसरा उन्हें 24 परगाना जमीन मिल गई, वहां की जमींदारी करते, लोगों से टैक्स वसूल करते थे। मीर जाफर also gave 1 crore 77 lakh rupees to the company as a compensation for attack on Calcutta, और इसके साथ साथ मीर जाफर ने उन्हें कंपनसेशन, मुआवजे के रूप में 1 करोड़ 77 लाख रुपए प्रदान किए। आप देखिए बेटा, सन 1757 की बात चल रही है, 1 करोड़ 77 लाख रुपए बहुत ज्यादा कीमत थी। आज हम 1 करोड़ 77 लाख हमारी कंट्री के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस वक्त 1 करोड़ 77 लाख रुपए बेटा बहुत बहुत कीमत थी। आप देखिए ना, उस सिक्के भी सोने चांदी के चला करते थे भारत में उस समय, और बहुत ही पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम कीमत पर। अभी तो 1 रुपीज में कुछ भी नहीं आता, 1 रुपीज के भी 100 पैसे, पैसों को भी आगे डिवाइड किया गया था। मतलब ये जो कीमत थी, बहुत बड़ा अमाउंट था, जो से कंपनसेशन, मुआवजे के रूप में मीर जाफर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा, ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है। कलकत्ता पर कंपनसेशन के रूप में, एंड कंपनसेशन वाज आल्सो गिवन टू द ब्रिटिश ट्रेडर ऑफ द सिटी, और इस सिटी के में रहने वाले जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्हें भी कंपनसेशन देना पड़ा। इन एडिशन, इसके साथ साथ he also gave sufficient amount to the official of the company as a gift, यानी ब्राइड। इसके साथ साथ उसने बहुत सारा धन, बहुत सारा अमाउंट ब्रिटिश अधिकारियों को दिया एज अ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब रिश्वत के रूप में। वो उनका जस्ट फ्रेंड बनना चाहता था। अब ब्रिटिश लोगों का क्या था? ब्रिटिश लोग तो देख रहे थे यहाँ पर लोगों में आपस में ही फूट है, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए उसके व्यक्तियों ने ही उसका साथ दिया, तो ब्रिटिश की पावर बढ़ने लगी। ठीक है। अब मीर जाफर फ्रस्ट्रेशन, लेकिन अब ब्रिटिश अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे, मीर जाफर को तो कुछ समझते ही नहीं थे, तो मीर जाफर में फ्रस्ट्रेशन होने लगी, मीर जाफर निराश होने लगा, और किस तरीके से पराजित हुआ वो भी देखेंगे हम। मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी प्रूव डिजास्टर फॉर द कंट्री, कि मीर जाफर का जो ये षड्यंत्र था वो हमारी कंट्री के लिए डिजास्टर्स, बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश लोगों की पावर बहुत बढ़ गई उस समय। The company now started interfering openly in the affair of Bengal. अब जो कंपनी थी, अभी तक सिर्फ व्यापार से मतलब रखती थी, लेकिन अब वो
सारे के सारे बंगाल के सारे मामलों में खुले रूप से अपना इंटरफेयर दखलंदाजी करने लगे। मीर जाफर वॉज रिड्यूस्ड टू मेयर पपेट। मीर जाफर सिर्फ एक पपेट मतलब एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि अब ब्रिटिश लोग यहाँ से निकले। वो तंग आ गया इस चीज से एंड वॉज नॉट हैप्पी। वो पपेट बनकर खुश नहीं था। एक कठपुतली बनाकर जैसे उसे चला रहे थे वो वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब वो बहुत जल्दी ही इससे फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। He objected the company dishonest and unfair trade practice and the company did not like this। कह रहे हैं he objected the company dishonest। कंपनी के लिए असम्मान की बात थी कि मीर जाफर ने उनके काम को मना कर दिया और जो अनफेयर ट्रेड था, जो अवैध रूप से व्यापार कर रहे थे, मीर जाफर अब उस पर रोक लगाना चाहता था। लेकिन कंपनी डिड नॉट लाइक दिस। कंपनी ने इसे लाइक नहीं किया, कंपनी पसंद नहीं कर रही थी। इन अक्टूबर 76 और अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफर was discovered। मीर जाफर was discovered and his son मीर कासिम was proclaimed the नवाब। मीर जाफर को वहां से हटाया गया, उसके बेटे मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया गया। ब्रिटिश की पावर इतनी बढ़ चुकी थी, अब वो लगभग पूरे बंगाल के शासक बन चुके थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर नवाब जो था वो हिंदू ही था। मीर कासिम जो था रियलाइज्ड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। कह रहे मीर कासिम ने रियलाइज किया इसकी गंभीरता को, इस पूरी सिचुएशन की उसने ग्रेविटी, गंभीरता को उसने रियलाइज किया एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल, और उसने अपनी कैपिटल बदल दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी। बेटा देखिए, इससे पहले जो मुस्लिम लोग थे ना, वो भी भारत में आए थे, भारत के धन को लूटने, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम शासक आकर इंडिया में ही बस गए, इंडिया में ही रहने लगे। बहुत कम, जैसे नादिर शाह इंडिया को लूट कर ले गया, बहुत कम मुस्लिम शासक यहाँ से धन को ले गए, महमूद गजनी ले गया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर देखिए मुगल जो है, शाहजहां आया, अकबर आया, वो सब यही इंडिया में ही रहे, इंडिया में ही उन्होंने धन का यूज किया। लेकिन जो ब्रिटिश आए, वो ब्रिटिश जो थे इंडिया के पैसे को यहाँ से बाहर ले गए अपनी कंट्री, और भारत के खजाने खाली होने लगे। भारत एक पुअर कंट्री बन गया, जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। Not only the generals and the officers of the company, but the servants also were now misusing trade concession to build up their personal fortunes। कह रहे सिर्फ कंपनी के जनरल और ऑफिसर ही नहीं, ब्रिटिश कंपनी के जनरल और ऑफिसर नहीं, बल्कि यहाँ तक कि उनके जो सर्वेंट थे, जो छोटे अधिकारी थे, वो भी अपने व्यापार के कंसेशन का मिसयूज करने लगे और अपने अपने पर्सनल एरियाज बनाने लगे, व्यापार में अपना अपने तरीके से काम करने लगे। द कंपनी ऑफिशियल यूज द दस्तक। अब कंपनी के अधिकारियों ने दस्तक दी। दस्तक समझते हैं ना, वैसे तो दस्तक किसको कहते हैं, खटखटाने को। अब क्या चीज खटखटी, द फ्री पासेस। अब उनको फ्री पास मिल गया टू प्राइवेट गुड्स, अपना प्राइवेट काम करने से, प्राइवेट सामान लेकर जाते, एंड ऑल्सो सोल्ड देम टू द इंडियन मर्चेंट, उनसे जाकर भारत के ही व्यापारियों को बेचते। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बंगाल का अब देखो टैक्स नहीं मिल रहा, और दूसरा वो एक तो टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं कंपनी के अलावा, उसके अधिकारियों ने अपने प्राइवेट व्यापार भी खोल लिए, और प्राइवेट जो लोग थे वो भी कंपनी का मिसयूज कर रहे थे, वो भी सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे रहे थे। तो सरकार का जो ब्रिटिश का नवाब था, उसकी जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई। As a result, the Nawab revenue diminished and the honest Indian merchants were affected badly। कह रहे हैं कि जो बंगाल का जो रेवेन्यू था, जो कर सिस्टम था, वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। एंड द ऑनेस्ट इंडियन मर्चेंट, और जो भारत के बहुत ही ईमानदार व्यापारी थे, वो बहुत बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड हुए। मीर कासिम इन एफर्ट टू पुट एन एंड टू दिस करप्शन प्रैक्टिस। मीर कासिम ने भी कई प्रयास किए कि वो इस करप्शन को खत्म करे। अबॉलिश द ड्यूटीज ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, इसीलिए उसने सारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उसने सारी ड्यूटीज को हटा दिया। सो दैट द कंडीशन बिकम, ताकि कंडीशन बिल्कुल इक्वल हो जाए फॉर बोथ इंडियन एंड द ब्रिटिश ट्रेडर, भारतीय व्यापारियों पर और ब्रिटिश कंपनी के जो व्यापारी थे, उनकी ड्यूटीज को, उनकी सुविधाओं को इक्वल करने के लिए उसने सब पर से टैक्स हटा दिया इंटरनेशनल। इंटरनेशनली टैक्स हटाया। ब्रिटिश लोग तो पहले ही पावर का मिसयूज कर रहे थे, भारतीय लोग से अब टैक्स नहीं लिया जा रहा था क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हो रहे थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने इसे हटा दिया, लेकिन उसका प्रभाव मीर कासिम की इनकम पर पड़ा। एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। देखिए
अबॉलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज, जब इंटरनल ड्यूटीज को, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स था, उसे अबॉलिट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, was considered by the British as violation of their special right and privileges। तो ब्रिटिश लोगों ने ये माना कि उनके स्पेशल अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, मतलब ये अधिकार तो सिर्फ उन्हें था टैक्स फ्री व्यापार करने का, साथ साथ में उन्होंने इंडियन व्यापारियों को भी ये काम दे दिया, तो भाई उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। तो ऐसे में क्या हुआ, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ बैटल, इसके कारण युद्धों की एक श्रृंखला शुरू हुई, एक के बाद एक कई युद्ध हुए बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मीर कासिम इन 1763। ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में 1763 में कई बार युद्ध हुए। आफ्टर सक्सेसिव डिफीट एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश के हाथों लगातार हारने के कारण मीर कासिम फ्लैट टू अवध, मीर कासिम जो था वो अवध की तरफ भाग गया। ठीक है, देयर ही फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी, होता है संधि, वहां पर उसने कॉन्फेडरेसी की, शाह आलम सेकंड लिखा हुआ है ना, शाह आलम द्वितीय के साथ उसने संधि कर ली। द मुगल एम्पर शुजाउदौला, वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउदौला है। मुगल एम्पर शुजाउदौला, शाह आलम एंड द नवाब ऑफ अवध, और जो अवध का नवाब था, उन सब के साथ उसने मिलकर संधि की, और वो सब मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से हटाना चाहते थे, और वो बक्सर का युद्ध हो गया सन 1764 में। इवन देयर कंबाइंड फोर्स, अब इन तीनों की मिली सेनाएं इकट्ठी हुई, वर बैडली डिफीटेड, लेकिन वो भी बुरी तरीके से हार गई। द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में, वेस्टर्न बिहार, जो कि वेस्टर्न बिहार में हुआ, पश्चिम बिहार में हुआ, ऑन 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। दिस लेड टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ठीक है, अब ये था आपका बक्सर का युद्ध। देख रहे हैं आप कि एक सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई, इससे जो आपके शुजाउदौला के जो ऑफिसर थे, जैसे कि मीर जाफर था, उसने एक बस सिर्फ ब्रिटिश लोगों का साथ दिया, और पूरा का पूरा ब्रिटिश धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा जो बंगाल था वो ब्रिटिश के हाथों में आ गया, और बंगाल इतना रिच रिसोर्सेज एरिया था, जिसके कारण वो पूरे के पूरे इंडिया पर जीतने की उनकी हिम्मत बढ़ गई। रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ द बक्सर, बैटल ऑफ द बक्सर, बक्सर के युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले वो देखिए आप। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज डिसिसिव वन, ये एक निर्णायक युद्ध था। इट कंप्लीटेड द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसने अनफिनिश्ड मतलब जो अधूरा काम रह गया था ना बैटल ऑफ प्लासी का, उसको भी पूरा कर दिया। कैसे, अभी तक वहां पर वो नवाब बनते आ रहे थे, मीर जाफर, मीर कासिम बना, लेकिन अब वहां का पूरा शासन ब्रिटिश ने अपने हाथों में लिया। ठीक है, फॉलोइंग वर द रिजल्ट्स ऑफ दिस बैटल, ये निम्नलिखित इस बैटल के रिजल्ट्स दे रखे हैं। नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकंड टाइम इन 1765। अब 1765 ईस्वी में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बना। He concluded the Treaty of इलाहाबाद, आपने पहले ही पढ़ा था, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। क्या था इस संधि में, by which the नवाब शुजाउदौला was forced, जिसमें शुजाउदौला जिसने साथ दिया था, मुगल एम्परर था शुजाउदौला, जिसने कि आपके मीर कासिम का साथ दिया था, उसे फोर्स किया गया टू पे अ वॉर इंटीमेंटी ऑफ 50 लाख रुपीज, कि वो युद्ध की इंटीमेंटी मतलब क्षतिपूर्ति के लिए, युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए पे करें कंपनी को। एंड अवध विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कारा एंड द इलाहाबाद वाज रिस्टोर्ड हिम, और क्या किया, कंपनी को पे करें, एंड अवध से क्या लिया गया, उससे एक्सपेक्ट किया गया कि वो कारा और जो इलाहाबाद की एरिया है वो उसको दे दिया जाए, ब्रिटिश को। सेकंड जो शाह आलम था, शाह आलम भी उस युद्ध में शामिल था। शाह आलम द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि एक मुगल एम्पायर था, एक कल्पित सरदार था, गॉट द डिस्ट्रिक्ट, उससे उन्होंने कारा और इलाहाबाद का प्रदेश ले लिया। He also granted the annual subsidy of 26 लाख रुपीस, और उसके साथ साथ में उन्हें वार्षिक सब्सिडी दी जाने लगी ब्रिटिश लोगों को 26 लाख रुपए। Thus he became the pensioner of the company, अब वो कंपनी का सिर्फ पेंशनर बन गया। शाह आलम था, अब उसे उसके पद से हटाकर उन्होंने उनका प्रदेश अपने हाथों में ले लिया ब्रिटिश ने, और उसे पेंशनर बना दिया कि बस उसे सिर्फ पेंशन दी जाएगी और बाकी सारा काम ब्रिटिश को देखेंगे।
इन रिटर्न ऑफ दिस कंसेशन, और इस कंसेशन के बदले में ब्रिटिश क्या फॉर्मली ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी, उन्होंने कंपनी को दीवानी का मतलब ब्रिटिश तो उसे पेंशन दे रहे हैं, आप बदले में राजा ने क्या दिया, ग्रांटेड टू द कंपनी द दीवानी, दीवानी का अधिकार, वहां से पूरा कर कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया, और राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू बंगाल, बंगाल से कार्य कलेक्ट करने का अधिकार मिला, बिहार से और उड़ीसा से। इन अदर वर्ड्स, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, henceforth the company was collect revenue from these provinces, मतलब अब इन सभी क्षेत्रों में उस राजा का कोई अधिकार नहीं रहा, वहां से कर कलेक्ट करने का अधिकार अब ब्रिटिश लोगों का हो गया, और उसे सिर्फ पेंशन मिलेगी और कुछ नहीं। नंबर थर्ड, the Diwani allowed the company to use the vast resources of Bengal, फिर अब इस दीवानी ने क्या अलाउ कर दिया कि कंपनी जो है इतना बड़ा जो रेवेन्यू अमाउंट उनके पास आ रहा था उसे यूज करेगी, कंपनी की इनकम बढ़ गई। This solved a major problem of the company, अब इतना पैसा आ गया, कंपनी की एक बहुत बड़ी जो पैसे की समस्या थी वो खत्म हो गई। So what the company could not only buy the Indian goods, इस पैसे से कंपनी सिर्फ इंडियन सामान को सिर्फ खरीद ही नहीं सकती थी, विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब इससे पहले क्या करती थी, ब्रिटेन से आए सोने चांदी से भारत का सामान खरीदा जाता था, लेकिन अब इतना धन आने लगा कि वो भारतीय धन का ही यूज करने लगे, बिकॉज एट टाइम ब्रिटिश हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया, ब्रिटिश के पास कोई सामान नहीं था बेचने का, बट एट द दीवानी, लेकिन अब इस दीवानी से दिस रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल कुड बी यूज्ड ऑन द अदर वर्क और एक्सपेंसिव, अब इस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो दूसरे कामों में करने लगे, अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने में करने लगे। These revenues could be used to purchase cotton, अब इस कर से वो कॉटन खरीदने लगे, सिल्क टेक्सटाइल्स उन्होंने बना ली इंडिया में, मेंटेन द कंपनी ट्रूप्स, कंपनी की सेना को मेंटेन करने लगे, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फोर्ट, और बहुत सारा पैसा और बिल्डिंग्स बनाने में लगाने लगे, एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता, और कलकत्ता में ऑफिस बनाने लगे, क्योंकि अब धन की प्रॉब्लम उनकी काफी सॉल्व हो चुकी थी। अब ब्रिटिश की डिजायर और बढ़ गई, उनकी इच्छाएं और बढ़ी, अभी दूसरा बंगाल उनके हाथों में आया था, वो चाहते थे धीरे के धीरे वो पूरा का पूरा इंडिया अपने कंट्रोल में करें। पॉइंट नंबर 4, अ डिफेंसिव अलायंस, एक बचाव संधि हुई इनके बीच में, also concluded with the नवाब ऑफ अवध, by which the company promised, बंगाल जो अवध का नवाब था उसके बीच में और ब्रिटिश के बीच में एक संधि हुई, which company promised, जिसमें कंपनी ने प्रॉमिस किया कि to provide with troops in the case of need, कि जब भी राजा को जरूरत होगी वो उसे अपनी सेना प्रदान करेगी, कि नवाब पेड फॉर देयर मेंटेनेंस, यदि राजा उसकी मेंटेनेंस का खर्चा दे, मतलब अब सेना की मेंटेनेंस का खर्चा भी वो अवध के नवाब से लेने लगे, ठीक है, और ये कोई कंफर्म नहीं था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसे देंगे, क्योंकि ब्रिटिश बहुत जल्दी अपनी बात से पलट जाते थे। दिस एग्रीमेंट मेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस एग्रीमेंट का मतलब था कि जो इलाहाबाद की संधि थी, मीन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल टू कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ इलाहाबाद की संधि का, कि कंपनी का जो एक्चुअल जो वास्तव रूप में प्रशासन का पूरा काम था वो कंपनी के हाथों में आ गया, नवाब के हाथों में तो कुछ नहीं रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसके परिणाम स्वरूप, एंड ओवर द रेवेन्यू of the most prosperous Indian province to the British, की भारत का जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रदेश था वो अब ब्रिटिश के हाथों में वहां का रेवेन्यू चला गया। The नवाब failed to realize its long term, राजा फेल हो गए नवाब इसे लंबे समय तक चलाने के लिए, इसे इम्प्लीकेशन करने के लिए, एंड ही हिमसेल्फ सोल्ड हिज डिपेंडेंस टू द कंपनी, और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खुद ही कंपनी के हाथों में बेच दी, मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, वहां के लोगों ने ही मिलकर ब्रिटिश को इतना पावरफुल, उन्हें इतना साहस प्रदान किया कि वो आए और उन्हीं के घर को तोड़े, यूं कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, उन्होंने बस इसी का इस्तेमाल किया, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, डिवाइड एंड रूल। तो बस आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ बक्सर एंड द बैटल ऑफ प्लासी, आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं ये। अब इसके बाद जो कल हम पढ़ने वाले हैं, कल हम मैसूर वॉर और मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि मैसूर और मराठाओं में कैसे कैसे युद्ध हुए थे और कब कब हुए थे और किस तरीके से ब्रिटिश अपनी पावर को और भी बढ़ाते चले गए। अब मुझे नोटबुक दिखाइए, किसे दिखानी है नोटबुक? मैम हम दिखाएं? हम में नाम बोला करो बेटा, ओपन कर लो सभी, जिसका पहले नोटबुक ओपन करो,
जिसका नाम लूंगी फिर वो अपना कैमरा मतलब मैं उसकी चेक करूंगी। अपना अपना कैमरा ऑन करो, नोटबुक ओपन करो, कर रही। जल्दी करो। जिसको भी चेक करवानी है और जिसको चेक नहीं करवानी वो क्लास लीव कर दे। ओपन कर ले। मैम अमृतेश बोल रहे हैं। नोटबुक को दोबारा के उसकी पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। किसकी वीडियो बेटा? जो आप वर्क चेक चैप्टर्स कर रहे की हैं मैम हमारे। भेज दो, भेज देना। मैम कहाँ से दिखाएं? क्या हो गया बेटा? मैम कौन सी चैप्टर से दिखाएं? कहाँ तक आपने चेक करवा ली थी? आपने जुडिशरी वाला चैप्टर चेक करवाया था? जुडिशरी वाला मैम जुडिशरी से दिखा देते हैं। दिखाओ। 1 मिनट। बाकी लीव कर दो, जिससे दिखानी है बस कोई यहाँ पर करने के लिए दिए थे सुन लो। क्या क्या दिया था बेटा? मैम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के 1 to 6 क्वेश्चन आंसर। हाँ, लर्न करने के लिए दिए थे। आज तो क्लास का टाइम ओवर हो गया बेटा। ठीक है, सुनूंगी वो भी, जिस दिन मेरा छोटा टॉपिक होगा ना उस दिन सुनूंगी। आप उसमें 2 क्वेश्चंस और बढ़ा लीजिए। 6 है ना, 7 और 8 और लर्न कर लेना। ओके मैम। बाय अब जिसको चेक नहीं, हाँ बाय, लीव कर दो। जिसको नहीं दिखानी है नोटबुक, रितेश आप दिखा रहे थे, आप फटाफट ओपन कर लीजिए। मैम हमें दिखा रहे हैं। जल्दी करो थोड़ा। मैम ऑन है कैमरा। कैमरा ऑन है, रुको मैं चेक करती हूँ। रितेश आपका कैमरा ऑन नहीं है, मेरे पास आपकी कोई पिक नहीं आ रही। मैम किसी एक भी बार बच्चे की दोबारा। नहीं है बेटा, ऑन नहीं है आपका, किसी का भी नहीं आ रहा है। मैम हमने तो ऑन कर लिया। आप दिखाओ, आप दिखाए रितेश, दिखाओ। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द जुडिशरी, हाँ ऊपर करो बेटा। क्वेश्चंस दिखाइए इसके, पेज चेंज किए, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ठीक है बेटा। और आपने रिसोर्स वाला चैप्टर तो पहले ही कर रखा था ना रितेश? यस स्कूल में ही मैम। चेक हो गया होगा, महेंद्र सर ने करवाया था। ठीक है बेटा। अब ये बताइए, हिस्ट्री के चैप्टर में आपको पहले से अच्छी ना, 7 से अच्छी है ये हिस्ट्री, ये वाली है ना? इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद होता जाएगा। जो मेन मेन वर्ड्स आ रहे हैं उसकी डेट को आप अंडरलाइन करते जाइए। मैम मैम मेरी चेक हाँ कर लो। दिखाओ रितेश, जल्दी दिखाओ। मैम नमन मेरी। ये किसकी नोटबुक है? मैम हिस्ट्री की है। 1 मिनट, एक बच्चा दिखाएगा। ये मैं बताती हूँ ये कौन सा पेज मुझे दिख रहा है। ये थोड़ा क्लियर करो, क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये किसका है? हाउ, व्हेन एंड वेयर, किसने दिखाया है? रितेश है ये। रितेश यस दिखाओ, मैम। टोटल कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, फटाफट दिखाओ। मैम हमने कर रखे 11 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, इतना ही है। आप क्लास कर दो रितेश। ओके मैम, बाय मैम। नमन आप मैम मैं दिखाओ। दिखाऊं? हाँ जी। भारतीय भूमिका नोटबुक दिखानी है तो ओपन करो। पलक, मैम नमन एक तो बेटा अपनी राइटिंग को सुधारो, बहुत गंदा काम करते हो। चैप्टर का नेम लिखो। ठीक है, चैप्टर का नेम नहीं है आपका, चैप्टर का नेम लिखना है आपने। पेज पलटो नमन, पेज चेंज करो, नेक्स्ट करो। यस वेरी गुड, पेज चेंज करो। मैम ये पेज को मैं गलती कर दी। मैम ये पेज क्वेश्चन आंसर छूट गया था मैम, इसलिए गलती से इस पेज में हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट कौन दिखा रहा है आगे? भारती। नमन बंद कर दो आप। भारती दिखाइए नोटबुक। मैम कैन वी लीव द क्लास? कनेक्ट। हाँ जी, नमन लीव करो। ओके। ये नोटबुक भारती की है। किसकी नोटबुक है ये? यस मैम हमारी है। हाँ दिखाओ बेटा, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, अच्छा फर्स्ट चैप्टर से दिखा रहे हो आप, दिखाओ। दिखाओ बेटा भारती।
पेज पलटते जाओ, मैं देख रही हूँ। भारती पेज टर्न करो, पेज पलटो भारती। भारती पेज बदलो बेटा। ठीक है, सेक्युलरिज्म के टोटल कितने क्वेश्चन है? कम ही थे इसके। टोटल क्वेश्चंस बताइए सेक्युलरिज्म के। मैम 11। 11, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बताइए, चैप्टर नंबर 3 निकालो। चैप्टर का नेम लिखते हैं बेटा, चैप्टर का नेम नहीं लिखा आपने, चैप्टर का नेम लिखो। कितने क्वेश्चन है इसमें? मैम 14। 14। चलो आगे चलो। 4th चैप्टर, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। यस, आगे चलो। चैप्टर नंबर 5 दिखाओ अब। चैप्टर नंबर 5 दिखाओ। भारती चैप्टर नंबर 5 दिखाओ। यस, रिसोर्स वाला पेज पलटो, जल्दी जल्दी पेज चेंज करो, पेज चेंज करो, टर्न करो पेज। वेरी गुड। रिसोर्स वाला चैप्टर भारती, रिसोर्स वाला चैप्टर दिखाओ। ये कौन सा चैप्टर है? हाँ ठीक है। कितने क्वेश्चन कर रखे हैं रिसोर्स वाले के? 23। ठीक है बेटा। और चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री? चैप्टर नंबर 1 दिखाइए हिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है। पलक आपको क्या चेक करवाना है? पलक मैम यस मैम। आपको क्या दिखाना है बेटा? मैम ये लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो देख लो। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं भूमिका की देख रही हूँ अभी, 1 सेकेंड रुको। भूमिका दिखाओ। मैम ये है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। भूमिका हाँ, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। पेज पलटो बेटा जल्दी। यस, ठीक है। और इससे मैम पहले के चैप्टर चेक करवा लिए थे आपने बेटा? नो वेरी मैम। गुड। इससे मैम पहले के ये चैप्टर आप है मुझसे कल चेक करवाना। भूमिका जियोग्राफी के ना सारे की सारे आप मुझसे पूरी की पूरी नोटबुक चेक करवा लेना, कल करवाना, आज टाइम हो गया ओवर। भूमिका लीव कर दो अभी, कल करती हूँ मैम। बेटा चेक। पलक आप दिखाओ, क्या 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं यस आपके? मैम मैम ये तो रह गए। अच्छा, हो गया ना कंप्लीट? यस मैम। अब ये बताओ, हिस्ट्री समझ में आ रही है ना कंप्लीट? ठीक है बेटा। यस मैम। मैम ये पाया मुश्किल लग रही है? मैम। हिस्ट्री मुश्किल मैम लग रही है? इजी है मैम, इजी है। इजी है? 7th वाली से अच्छी है? यस मैम। मैम ये 7th वाली चैप्टर में तो ठीक है बेटा, ओके मैम। ठीक है बेटा। और ये बाय। पायल का पूरा है?